अगर आप मुझे पूछते हो कि पास्ट 10 टू 15 ईयर्स में किसने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, किसका बिजनेस मॉडल जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो हुआ है, तो किसकी रेवेन्यू है कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत ज़्यादा अच्छे सिग्निफिकेंट नंबर्स में ग्रोथ हुई है, तो मेरा आंसर रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के आप फाइनेंशियल देखोगे ना, तो कंटिन्यूसली कंपनी जो है अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और पास्ट कपल ऑफ द ईयर्स में इसने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा के दिया है। लेकिन पास्ट 2 ईयर्स से जो प्राइस जो है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मूवमेंट की नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा कि वो प्राइस जो है वहीं की वहीं पड़ी है, जबकि इन कंपेरिजन ऑफ द इसके बैलेंस शीट देखोगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो उस केस में उनके जो प्राइसेज हो काफ़ी शूटअप हुए हैं, इनका बिजनेस जो है अच्छा खासा बढ़ा है, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। तो अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो ये सिंपल इनका बिजनेस होता है जो एनबीएफसी कंपनीज का होता है कि पब्लिक से ये डिपॉजिट लेते हैं और वेरियस फॉर्म से ये डिपॉजिट मतलब कि पैसा उठाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, वो तो एक अलग फॉर्म हो गया, लेकिन डिपॉजिट्स फॉर्म्स होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि 7-8% के आसपास जो है रिटर्न दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट दिया जाता है कि जो भी एफडी कराते हैं 2 ईयर्स 3 ईयर्स की मैच्योरिटी जो भी होती है। और उसके अगेंस्ट में जो ये भी नीडी पीपल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि जो भी बिजनेसेस होते हैं उनको लोन देती है। और या फिर आप कह सकते हो व्हीकल्स लोन हो गया, कार लोन्स हो गया, मोर्गेज हो गया, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ हो गया, गोल्ड लोन हो गया, इस प्रकार के वेरियस सोर्सेज के थ्रू ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ज़्यादा सिंपल रहा है, लेकिन इनकी एक स्ट्रेटेजी रही है ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। जब कोई भी इनका एनुअल रिपोर्ट आती है या फिर आप कह सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसमें ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी का वो हमेशा मेंशन करते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के बाद में इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा शूटअप हुआ है। तो ये सिंपली स्ट्रेटेजी क्या है कि मान लीजिए कोई कस्टमर है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो उस कस्टमर को एक वेरियस फॉर्म्स में रीच करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट कि ऑनलाइन रीच करेंगे, ऑफलाइन रीच करेंगे, और कह सकते हो मैसेज के थ्रू, मेल्स के थ्रू, वेरियस फॉर्म्स में रीच करते हैं, सो दैट कि जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोडक्ट सेल की, तो उस केस में वो बढ़ जाती है। अब एक ही कस्टमर है, उसको कार लोन ऑफर कर रहे हो, व्हीकल लोन ऑफर कर रहे हो, मतलब दोनों सेम ही हो गए, एक गोल्ड लोन ऑफर कर रहे हो, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ओपन कर रहे हो, फाइनेंस ऑफर कर रहे हो, तो उस केस में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उस प्रोडक्ट से कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने की, वो बढ़ जाती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक अपनाई है और उसके कारण जो इनका रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा है। बजाज जो फाइनेंस है इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है इसका एनबीएफसी सेक्टर, क्योंकि अगर आप देखोगे एनबीएफसी सेक्टर की जो ऑल ओवर जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा फिनोमिनल रही है पास्ट कपल ऑफ द ईयर्स में। जो भी इंडिया की जो इकोनॉमी है 8% के आसपास है, 7.5% के आसपास जो ग्रोथ आ रही है, तो उसके कारण जो है इंडिया की जो क्रेडिट की जो नीड है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है ओवरऑल जो है बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी कंपनीज को आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो एज अ कंज्यूमर के हिसाब से या फिर आप एज ए बिजनेसमैन के हिसाब से, तो हम लोग जो सिविल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सिविल हमारा खराब नहीं हो, और हमारा प्रॉपर प्लानिंग होती है दैट की जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से एक कह सकते हो कि फाइनेंस को मैनेज कर सकें। और उसके अलावा जो इनके पास डाटा होता है, क्योंकि हमारे जो अच्छे खासे ट्रांजेक्शन जो होते हैं यूपीआई के थ्रू होते हैं या फिर आप कह सकते हो ऑनलाइन होते हैं, डिजिटली होते हैं, सो दैट इनके पास डाटा जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो किस आदमी को किस प्रकार का प्रोडक्ट सेल करना है वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है जो भी फाइनेंस सेक्टर होगी या फिर एनबीएफसी कंपनी जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके अलावा क्रेडिट की ग्रोथ है तो 25% के आसपास बढ़ रही है हमारी, और डिपॉजिट कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है। एनबीएफसी सेक्टर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है कि कॉम्प्लायंसेस, क्योंकि आप देखो कि जब कभी भी कोई पैसे की बात आती है उस केस में सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो नहीं जाना चाहिए। फॉर दैट जब कभी भी सिक्योरिटी की बात आती है तो उस केस में उसको मैनेज करने के लिए कॉम्प्लायंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो भी एनबीएफसी कंपनीज है उस केस में जो ऑल ओवर जो कॉम्प्लायंस है कंपनी किस प्रकार से फॉलो कर रही है। जैसे कि CAR एक कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता है, तो उस केस में उस रेशियो को किस प्रकार से मेंटेन कर रही है, CRR को किस प्रकार से मेंटेन कर रही है, रिजर्व जो है वो किस प्रकार से मेंटेन करनी है, हर चीज़ में आरबीआई के कॉम्प्लायंसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ध्यान रखा जाए जब कभी हम लोग एनबीएफसी कंपनी को एनालाइज कर देते हो। अब इसमें देखोगे जो इनकी जो बैलेंस शीट है रिजर्व सरप्लस वो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज इसमें जो कहीं ना कहीं आरबीआई का भी पुश है कि जो भी एनबीएफसी कंपनीज है उनको वो एक प्रॉपर रेशियो देती है, उसके हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व सरप्लस जो है मेंटेन करने रहते हैं। तो उसके अलावा इनकी बोरोविंग बढ़ रही है। अब हर केस में क्या होता है कि हम बोरोविंग देखते हैं एज ए नेगेटिव फैक्टर की, जितनी ज़्यादा बोरोविंग कम हो उतनी बढ़िया, लेकिन इसमें एज ए पॉजिटिव फैक्टर देखा जाता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा अच्छे खासा क्रेडिट लेंगे कम कॉस्ट पे तो उसके बाद में जो है अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो अगेंस्ट में आप देखोगे तो बोरोविंग है कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रही है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग्स। उसके अलावा इसके फिक्स्ड एसेट्स हैं वो स्लाइटली बढ़े हैं, विच इज़ वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि जो इनका बिजनेस मॉडल है वो उसी हिसाब से, तो इनका जो फिक्स्ड एसेट्स है बहुत ज़्यादा अच्छे शूटअप नंबर में नहीं आ सकता। तो उसके अलावा बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उस केस में जो ईयरली प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों में बढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फिनोमिनल ग्रोथ रहा है। 31,000 करोड़ यहाँ पर आप देखोगे, 41,000 करोड़, 54,000 करोड़, विच इज़ अ रियली गुड नंबर। और उसके अलावा इन्होंने जो आप कह सकते हो फाइनेंशियल मार्जिन है वो भी अच्छा खासा मेंटेन किया है। यहाँ पर आप पिछले 2 साल से देखोगे थोड़ा बहुत कम हुआ है, विच इज़ क्रेडिट कॉस्ट के कारण जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहा है उसका। और उनके अलावा इसका जो देखिए प्रॉफिट भी है बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है, मतलब कि
जो इनका रेवेन्यू है वो अच्छे से टर्न कर पा रहे हैं किसमें, प्रॉफिट में। तो ये एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये हर इसमें एनबीएफसी सेक्टर में कहीं ना कहीं पूरे में ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ होती है कि स्टॉक प्राइसेस को सूटअप करने में, क्योंकि इन दी एंड जो स्टॉक प्राइसेस बढ़ती है ना, वो बढ़ती है आपका प्रॉफिट किस प्रकार से आ रहा है और फ्यूचर ग्रोथ किस प्रकार से होने वाली है। तो इस प्रकार के जो भी एनबीएफसी सेक्टर होते हैं उनका जो फाइनेंस आप देखोगे ना, फाइनेंशियल मार्जिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके कारण जो है आप कह सकते हो ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड में अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न भी दिया है एनबीएफसी कंपनीज ने। अब हम बात करें कि फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, तो उस केस में आप देखोगे ईपीएस जो है कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है। अब ईपीएस जो है कभी कभी ऐसा भी पता होता है कि मैनिपुलेट हो जाता है। मैनिपुलेट ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है इक्विटी बढ़ा रही है, वो जो है कि आप कह सकते हो कि पैसा उठा रही है, नया पैसा, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एडिशनल शेयर इशू करके कर रही है। तो उस केस में जब वो इक्विटी उठाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स। तो क्या होता है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स वो बढ़ जाते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट है वही धीरे धीरे आता रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी ईपीएस है वो चेंज हो जाता है। तो ईपीएस एक अच्छा खासा पीएस का भी आप पैरामीटर मार सकते हो, क्योंकि ईपीएस किस प्रकार से चल रहा है उसमें एक पीएस एनालिसिस में भी हेल्प मिलती है। उसके अलावा हम बात करें कि जो इनका डिविडेंड है वो भी 36 रुपये 30 रुपये, विच इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है, प्राइस के हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक आ रहा है। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी में बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो पास्ट 3 ईयर से अच्छा खासा मेंटेन रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इफिशिएंसी कितनी अच्छी है बिजनेस की, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट है पास्ट कपल ऑफ द ईयर्स में बढ़ी है। तो उसके कारण इसके अलावा भी ये जो है ये अच्छा खासा अपना बिजनेस मेडल कह सकते हो कि मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो एनबीएफसी कंपनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी के केस में देखो करंट रेशियो है वो भी एक, जो हम कह रहे हैं कि जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है उसके कारण कहीं का इम्पैक्ट आया है। अब क्रेडिट कॉस्ट किस प्रकार से कि डिपॉजिट जो है किस प्रकार से आ रहा है उनका, वो इंपॉर्टेंट होती है, और जो लोन है वो किस प्रकार से दे रहे हैं। तो ये ग्रोथ जो होता है वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डिपॉजिट जो है 5% के आसपास बढ़ रहा है आपका, लेकिन जो क्रेडिट की मतलब क्रेडिट देने की जो ग्रोथ है वो 15% 25% आ रही है। तो वो कहीं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, लेकिन ये जो बैक ऑफ द बिजनेस चल रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो उसके कारण काफ़ी बार होता है कि जो आप देखोगे ना तो प्राइसेस जो है अच्छी खासी नीचे आ जाती है। हम देखते हैं कि प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है क्वार्टरली और आप ईयरली, लेकिन जो इस प्रकार के सिनेरियो के कारण जो है प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी फॉल करती है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो कंपनी है अपनी जो क्रेडिट की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कम करेगी, या फिर जो वेरियस सोर्सेज है अप्लाई करेगी, जैसे कि उनके डिपॉजिट्स या फिर आप कह सकते हो जो भी लिक्विडिटी की कमी है वो नहीं आए। तो उस केस में करंट रेशियो देखोगे 4.4% के आसपास आ रहा है। अब ये एक कहीं कहीं नेगेटिव फैक्टर रहा है। यहाँ पर 5% के आसपास था, इस यहाँ पर 4.22, यहाँ पर 4.03। तो जब इसकी जो अगर आप कह सकते हो करंट रेशियो बढ़ेगा तो उस केस में बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़, तो उस केस में आप एज सिंपली आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो ये लिक्विडिटी रेशियो है इंपॉर्टेंट करते हैं। अब उसके अलावा जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो उस केस में ऑब्वियसली जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे आई है, तो उसके केस में प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी थोड़ा बहुत नीचे आया होगा। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं प्राइस कह सकते हैं ओवर वैल्यूड थी। तो और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे ना पीएस के साथ में, तो उस केस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। अब बात करें हम टेक्निकल एनालिसिस की, तो उस केस में आप देख सकते हो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर 1 वीक का चार्ट लगा रखा है, सो दैट कि हमें अच्छे से समझ आ सके। पास्ट यहाँ पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर दिए इन्होंने, अराउंड आप देखेंगे तो पास्ट 2011 से, तो उस केस में अराउंड इन्होंने लगभग 13,000% के आसपास रिटर्न दिए। ग्रेट नंबर, ग्रेट। बट हमारा जो आप देखोगे ना, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो राइट नाउ जो इसकी प्राइस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कि इसके पास्ट कपल ऑफ द ईयर्स में, मतलब कि अराउंड कह सकते हो कि इसने हाई मारा हुआ है अक्टूबर 2021 के आसपास। उसके बाद में जो है प्राइस ने अच्छी खासी कह सकते हो मूवमेंट जो है डाउन साइड दिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि अराउंड 34% के आसपास फॉल हुआ था, और पास्ट 2 ईयर से तो ये स्टॉक प्राइसेस है वहीं पड़ी है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्राइस जो है अप्रैल 2022 के आसपास थी, और राइट नाउ जो है जुलाई चल रहा है, तो उसके बाद में भी प्राइस जो है यहीं पड़ी है। तो इसमें ना तो कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है ना कोई अदर चीज़ है, लेकिन इनके बिजनेस जो है 2 ईयर से बढ़े हैं। अब सिंपली इसमें चीज़ यही थी कि जो क्रेडिट की कॉस्ट है वो बढ़ रही थी, वी कैन सी ओवर दैट की लिक्विडिटी रेशियो में। तो ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अब उसी कारण जो है प्राइस नीचे आई थी। अब क्या था कि जब मैंने इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आइडेंटिफाई किए, तो उस केस में इन्होंने जो मैनेजमेंट का एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त के बाद में जो है ये एक पॉजिटिव फैक्टर देखेंगे इस केस में। तो वो कहीं ना कहीं कमेंट्री है, एक पॉजिटिव साइन क्रिएट करती है कि किस प्रकार से जो स्टॉक प्राइसेस अपकमिंग टाइम में अच्छे से काम कर सकती है। और उसके अलावा अगर प्राइस जो है आप देखोगे तो यहाँ चल रही है कहीं ना कहीं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस लग रही है। तो इस केस में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उस केस में मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर इस प्राइस के आसपास मैं अगर देखूँ, तो अगर लेट्स से कि मेरे पास 100 रुपये होते तो उस केस में मैं अराउंड 60 रुपीज़ के स्टॉक्स तो यहाँ पर ज़रूर खरीदता। बाकी 20 रुपीज़ के स्टॉक जो है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी फ्यूचर हो गया, तो उस केस में मैं 5% 7% का वेट करता। और यहाँ पर जो है मेरा अराउंड कह सकते हो स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्राइस जो है नियर टर्म्स में इस लेवल को क्रॉस करनी चाहिए, बट लेट्स सी दैट कि किस प्रकार से चीज़ें काम करती है। सो दिस इज़ द थिंग दैट कि ये
हमारा एनालिस्ट था अबाउट द, कह सकते हो कि बजाज फाइनेंस के बारे में। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।